नमस्कार जी। दो बेटियों के जन्म के बाद आशीष अपनी पत्नी माधुरी के कहने पर उसको सिंगापुर ले गया। वहां माधुरी ने अयाशी देखी तो सारा दिन बाहर घूमती रहती। तो आशीष उससे कहता, घर पर रहा करो और बच्चों को की परवरिश पर ध्यान दो। लेकिन माधुरी बाज ना आई। जब आशीष ने उसे मारा तो फिर पुलिस आ गई और आशीष को पकड़ कर ले गई। फिर माधुरी ने डिवोर्स ले ली। जेल से बाहर आकर आशीष बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो कुछ समय बाद निराश होकर कुछ दिनों के लिए भारत लौट आया। तो घर में जाते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी नन्ही बच्चियां आशीष, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हारी माँ के जीवन में उनकी बड़ी सेवा की है। मुझे भी तुम अब सिंगापुर बुलाओ। आशीष कहने लगा, माधुरी मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी 6-7 महीने है, बाद में जब वापस आऊंगा फिर देखता हूँ। क्योंकि अभी मुझे कंपनी की ओर से रहने की जगह नहीं मिली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपने बॉस से कहूंगा तो रहने का व्यवस्था भी कर देगा। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरा बॉस मुझसे खुश भी बहुत है। भगवान से प्रार्थना करो, अगर उसने मुझे अलग से रहने की जगह दे दी तो सीधी सी बात है, तुम और मेरी बेटियां मेरे लिए सबसे अधिक महत्व रखती हो। यह सुनकर माधुरी खुश हो गई थी। आशीष ने जब अपने बॉस से बात की तो उसे अलग से रहने के लिए घर मिल गया था। इस बार जब वह सिंगापुर से भारत गया तो बहुत खुश था। माधुरी का तो यह हाल था कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। दोनों बेटियां भी बहुत खुश थी। अपना घर किराए पर देखकर माधुरी को लेकर आशीष सिंगापुर चला गया। सिंगापुर की रंगीनियां देखकर तो माधुरी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदरता, इतना ठंडा मौसम। जो घर आशीष को दिया गया था वह काफी छोटा सा था। बस नीचे छोटा सा लॉज था, वहीं से सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी। नीचे एक कमरा और किचन था। ऊपर छोटे छोटे दो कमरे थे। बहुत छोटी सी जगह थी। बच्चियां पहले तो घर देखकर ही कुछ उदास हुई थी, क्योंकि भारत में उनका काफी बड़ा घर था। लेकिन माधुरी बहुत खुश थी। कहने लगी, लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। आशीष कहने लगा, अब इस घर को तुमने ही स्वर्ग बनाना है। बेटियों का उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। बड़ी बेटी 8.5 साल की थी, छोटी 7 साल की थी। माधुरी पूरा दिन अकेली घर पर होती थी। घर के काम भी ज्यादा नहीं थे। उसे 1.5 घंटा सारा लगता था। सारे घर का काम करके फ्री हो जाती थी। फिर घर भी छोटा सा था। खाना बना के जब वह फ्री हो जाती तो अपना गरम कोट पहनकर बाहर निकल जाती। आसपास की सारी मार्केट वह देख चुकी थी। कुछ उसे भारत में भी आदत की थी बाजारों में जाने की। लेकिन जब उसने वहां की औरतों को जींस शर्ट पहने देखा तो दिल में आया कि वह इन सब में बड़ी अजीब लगती होगी। साड़ी पहने हुए, ऊपर से कोट पहना हुआ, अपने कपड़े सिंगापुर के अनुसार उसे अजीब से लगने लगे थे। एक बार उसने आशीष से बात की। कहने लगी, यहाँ की औरतें ज्यादातर जींस और गर्म स्वेटर पहनती है, ऊपर से लॉन्ग कोट पहन लेती है। आशीष कहने लगा, हाँ उनका पहनावा ऐसा ही है। कहने लगी, मुझे भी यही पहनना है। मैं इस साड़ी में उनके साथ खड़ी अजीब सी लगती हूँ। उसने माधुरी को एक नजर देखा। कहने लगा, देखो, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम यहाँ आकर ऊट पटांग से कपड़े पहनो। यह हमारे संस्कारों में नहीं है। माधुरी कहने लगी, तो क्या हो गया, यहाँ तो सब पहनते हैं, तो मेरे पहनने पर तुम्हें क्या आपत्ति है? मैं कौन सा मिनी शर्ट पहनने पहनने के
को कह रही हूँ। बड़ी मुश्किल से माधुरी ने आशीष को इस बात पर राजी किया था कि वह भी जींस और लॉन्ग कोट पहनेगी। आशीष ने रोज की बहस से तंग आकर माधुरी को इस बात की अनुमति दे दी। माधुरी की कई औरतें से दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश उसे आती थी, पढ़ी लिखी भी थी। अब यह होता था कि जैसे घर के कामों से फ्री होती, अपनी बेटियों को खाना खिलाने के बाद सुला देती और फिर अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती। शाम तक वह वापस आती थी। एक बार उसकी सब दोस्तों ने यह प्रोग्राम बनाया कि वह रात को एक कसिनो में जाएंगे, क्योंकि उसकी दोस्त कसिनो में जाती थी, जुआ भी खेलती थी। लेकिन माधुरी के लिए यह सब कुछ नया था। अगर वह आशीष से यह कहती कि उसे कसिनो जाना है, तो जरूर वह उसे मना कर देता। इसलिए उसने कहा कि उसके दोस्त ने उसे पार्टी में बुलाया है और रात को उसे घर तक छोड़ जाएगी। पहले तो आशीष ने मना किया, लेकिन उसने आशीष की मिन्नतें शुरू कर दी कि वह उसे जाने की अनुमति दे दे। आशीष इन दिनों अपने कामों में बहुत व्यस्त था। कहने लगी, मैं बच्चों का खाना खिलाकर सुलाकर ही जाऊंगी और तुम्हारा भी खाना बनाकर जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। आशीष ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह बहुत खुश थी। कुछ पैसे उसने आशीष से छुपा के रखे हुए थे, वह अपने साथ कसिनो ले गई। वहां जाकर उसने भी जुआ खेला, बाकी औरतों की तरह, और काफी ज्यादा डॉलर वह जीत चुकी थी। उसकी तो खुशी की कोई सीमा नहीं भी नहीं थी कि 2.5-3 घंटे के अंदर उसने $700 जीत लिए थे। फिर उसके दोस्तों ने भी उसकी बहुत तारीफ की कि तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा है। पहली बार उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, जो उसके दोस्त ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहकर पिलाई थी। उसका सर चकराने लगा। फिर यह डर लगने लगा कि अगर आशीष को पता चल गया तो वह तो उसे दोबारा घर से बाहर नहीं निकलने देगा। उसने जल्दी से एक एक करके तेज सुगंध वाली चिंगम चबाना शुरू कर दिया। कुछ देर वहीं बैठी रही ताकि नशा कम हो जाए। अपने आप को संभाल कर वह घर पहुंची थी। आते ही सो गई, क्योंकि आशीष सो चुका था। पहली बार तो आशीष को कुछ पता ही नहीं चला और माधुरी समझने लगी कि वह बहुत चालाक है, इसलिए आशीष से ऐसी बातें छुपा लेगी। वैसे देखकर तो जैसे वह बहुत खुश हुई थी। चुपचाप बच्चियों को खाना खिलाने के बाद घर के अंदर बंद करके वह बाजार गई और अपने लिए शॉपिंग की। वह इतना खुश थी कि बता नहीं सकती। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आजादी मिल गई हो। इसलिए उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी एक सहेली कहने लगी कि आज फिर कसिनो चलो, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। इस बार पैसे में मैं लगाऊंगी और लक तुम्हारा चलेगा। जो पैसे हम जीतेंगे आधे आधे कर लेंगे। माधुरी कहने लगी, मेरा पति मुझे अनुमति नहीं देगा। वह कहने लगी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। पति अपनी पत्नी को किसी भी काम से रोक नहीं सकता। माधुरी ने एक ठंडी गहरी सांस ली, कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पति की अनुमति के बिना तो हम घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम पर बड़ी रोक टोक है। वो औरत कहने लगी, लेकिन यहाँ के कानून में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें चाह कर भी रोक नहीं सकता। तुम पुलिस को कॉल कर दो, तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकती। माधुरी कुछ घबराई थी। उसके दोस्त कहने लगी कि ऐसा करो कि यह मेडिसिन लो, यह नींद की गोलियां है। अपने पति को और बच्चों को तुम दूध में डाल कर दे देना, वह पिएंगे और सो जाएंगे। और तुम मेरे साथ कसीनो चलना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सुबह से पहले उनकी आंख नहीं खुलेगी। यह सुनकर तो जैसे माधुरी खुश हो गई।
उसने अपने दोस्त से वह मेडिसिन ले ली और रात को दूध में मिलाकर बच्चों को भी पिला दी और आशीष को भी। वह सब सो चुके थे। माधुरी तैयार हुई और कसीनो चली गई। उसका लक इस बार भी अच्छा चला था। इस बार उसने $1800 जीते थे। उसकी दोस्त बहुत खुश थी। एक ही रात में माधुरी ने बहुत सारे डॉलर कमा लिए थे। अब क्या था, जब भी वह औरतें कसीनो जाती, माधुरी को साथ ले जाती। उसके तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि जो नंबर माधुरी बोलती रही माधुरी बोलती वही लगता था और सारे पैसे उसके पास आते थे। माधुरी का दिमाग भी खराब होने लगा, क्योंकि जितनी सैलरी आशीष पूरा महीने मेहनत करके कमाता था, माधुरी एक सप्ताह में उसने उससे ज्यादा कमाने लगी थी। लेकिन यह बात आशीष से छुपाती थी। उसे पता था कि अगर आशीष को पता चल जाए तो वह उस पर पाबंदियां लगा देगा। लेकिन एक बार रात को आशीष ने दूध का गिलास तो पकड़ा, लेकिन पिया नहीं, क्योंकि उसे कुछ शक सा होने लगा था कि जब भी वह दूध पीता है, गहरी नींद सो जाता है। रात में उसकी कभी भी आंख नहीं खुलती, वरना उसकी नींद काफी कच्ची थी। इसलिए उसे शक हुआ कि रोजाना माधुरी दूध पिलाने लगी है। पहले तो इतना ख्याल नहीं रखती थी। उसने दूध का गिलास पकड़ लिया, लेकिन पिया नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर बालकनी में रखे हुए पौधों में डाल दिया और यह दिखाया जैसे उसने वह दूध पी लिया है। माधुरी ने देखा कि सब सो चुके हैं, तो उसने एक लॉन्ग शर्ट पहनी, मेकअप किया, अपने बाल खुले छोड़े और लूसी को फोन करके कहने लगी कि मैं रेडी हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। यह सुनकर आशीष के तो होश उड़कर रह गए थे। वह सोचने लगा, उसकी पत्नी उसे धोखा देकर आखिर जाती कहाँ थी। जैसे ही माधुरी बाहर निकली, आशीष भी उसके पीछे ही निकला था। उसका पीछा करते हुए जब कसीनो पहुंचा तो हैरान रह गया। वह दूसरी औरतों के साथ मिलकर जुआ खेल रही थी। बहुत से मर्दों के साथ भी उसका हंसी मजाक चल रहा था। यह सब देखकर तो आशीष को जैसे आग लगी थी। सबके सामने उसने माधुरी का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। माधुरी का तो रंग उड़ गया था। कहने लगा, यह तुम क्या कर रही थी? रात को तुम दूध में नींद की दवा मिलाकर मुझे और मेरी बच्चियों को पिलाकर यहाँ आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं तुम्हें इसलिए सिंगापुर लेकर आया हूँ कि तुम यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाओ? ना तुम्हें बच्चों की चिंता है, ना तुम्हें मेरी कोई चिंता है। अपनी अय्याशियों में तुम इतना खो चुकी हो। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे गुजारूं। और वैसे भी यह इंडिया नहीं है, यहाँ औरतों पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे तुम इंडियन मर्द हम पर लगा के रखते हो। आशीष कहने लगा, अभी एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा सारा नशा उतर जाएगा। वह बहुत परेशान हुआ था। आशीष उसे घर ले आया, लेकिन उसे मारा नहीं था। कहने लगा, यहाँ रहो, वैसे रहो जैसे हमारे देश में रहती थी। यहाँ आकर तुमने यह क्या हरकतें शुरू कर दी है? तुम यह सब कुछ करोगी तो बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? आशीष की बात सुनकर वह रोने लगी। कहने लगी कि जितने पैसे मैं कमाती हूँ, तुम महीने में 9 में भी नहीं कमा सकते, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन आशीष ने उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी। बाहर जाता था तो दरवाजा लॉक करके जाता था। बच्चों को भी खुद स्कूल छोड़ने और घर छोड़ने आता था। यह देखकर माधुरी ने लूसी को बता दिया कि उसका पति उसके साथ बहुत सख्ती कर रहा है, उसे बाहर जाने नहीं देता, दरवाजा बाहर से लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर जाता है। यह सुनकर लूसी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे आदमी की तुम कंप्लेन क्यों नहीं कर देती हो? अरे तुम चाहो तो खुद भी पैसे कमा सकती हो, अकेली रह सकती हो, और यहाँ
पर औरत के अकेला रहने पर कोई रोक-टोक नहीं है। तुम इतने पैसे कमा रही हो कि अपने अलग से फ्लैट से ले सकती हो, किराया भी भर सकती हो, सुंदर भी हो। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चों को और पति के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की? अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार आज़ादी से गुज़ारो। उस समय तो माधुरी को लूसी की बातें ठीक लग रही थी। नई-नई आज़ादी देखी थी और नया-नया इतना पैसा देखा था। लूसी को भी अपना फ़ायदा दिख रहा था, क्योंकि जो भी माधुरी जुए में नंबर बोलती वही आता था। अब तो वह कसिनो में मशहूर हो गई थी कि उसका लक बहुत अच्छा है। उसे लगा कि वह आशीष के बिना भी जिंदगी गुजार सकती है। एक बार जब आशीष ऑफिस से वापस घर आया तो काफी थका हुआ था, लेकिन माधुरी ने खाना ही नहीं दिया। वह कहने लगा, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लग रही है। कहने लगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तुम मुझ पर इतनी रोक टोक लगा रहे हो और मैं तुम्हारी सेवा करूं? यहाँ तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाकर लाए हो या क्या? वह कहने लगा, कौन सी सेवा कर रही हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है। मैं कमा कर लाऊंगा तो तुम मुझे खाना खाने को भी नहीं दोगी? कहने लगी, तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे। जितना तुम कमाते हो उससे 4 गुना ज्यादा मैं कमा सकती हूँ। वह कहने लगा, माधुरी तुम दोबारा से वही बातें कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। माधुरी कहने लगी, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा थप्पड़ खा लूंगी? इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम मुझे मारो। जानबूझकर माधुरी ने उसे मारने पर उसको उकसाया था। आशीष को सिंगापुर के नियम कानून का पता था, इसलिए अपने आप को रोक रहा था। कहने लगा, मुझे पता होता तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी तो मैं कभी भी तुम्हें इंडिया से यहाँ सिंगापुर लेकर नहीं आता। तुम इतनी जुबान चलाओगी तो तुम्हें पता है तुम्हारी देखा देखी मेरी बच्चियां भी बदतमीज हो जाएगी। तुम नहीं जानती क्या यहाँ क्या का आजाद माहौल इंसान को कितना महंगा पड़ता है। मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी अच्छी परवरिश की जरूरत है, और तुम हो कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर चली जाती हो। अब मैं अगर तुम्हें गलत बात पर रोकता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर दिया। बड़े प्यार से आशीष ने समझाना चाहा, लेकिन माधुरी चिल्लाने लगी। आशीष को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिए। थप्पड़ इतनी जोर से मारे थे कि उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए। और माधुरी यह ही चाहती थी। उसने पुलिस को फोन किया और आशीष को पुलिस से पकड़वा दिया कि मेरा पति मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। आशीष उसे बार बार कहता रह गया कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, लेकिन आशीष को सजा हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ही माधुरी का वकील आशीष के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे डिवोर्स ले मांग रही है, क्योंकि तुम उसके साथ मारपीट करते हो। मजबूरन आशीष को उसे डिवोर्स देनी पड़ी। उसे रोज अपनी बच्चियों का ख्याल आता था, क्योंकि माधुरी बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन जैसे ही आशीष जेल की सजा काटने के बाद निकला तो सीधा घर आया। देखा तो घर खाली था। बराबर वाले से पूछा तो उसने बताया कि जब से तुम जेल गए थे तुम्हारी पत्नी बच्चियों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। यह सुनकर उसने माधुरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आशीष बहुत परेशान हो गया था। दोबारा अपनी जॉब पर गया तो उसके बॉस ने यह कहकर निकाल दिया कि मैं एक क्रिमिनल को अपने ऑफिस में जॉब पर नहीं रख सकता, इसलिए तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। आशीष निराश होकर रह गया था।
कई जगह बेटियों को ढूंढ चुका था, लेकिन वह उसे नहीं मिली। रोता था कि अब क्या करूं, कहाँ बच्चियों को ढूंढूं। उसे पता नहीं था उसकी बच्चियां किस हाल में होगी, कहाँ होगी। वह रो रो कर अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करता था। फिर वह इंडिया वापस आ गया, क्योंकि सिंगापुर में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। पत्नी को सिंगापुर ले जाने का फैसला उसके लिए बहुत गलत साबित हुआ था। उसका घर उजड़ कर रह गया था। उसकी वह पत्नी जो यहाँ उसके घर को संभालती थी, उसके बच्चों की और उसकी माँ की देखभाल करती थी, आजादी मिलते ही जैसे पागल सी हो गई थी। पता नहीं माधुरी कहाँ होगी, उसकी बच्चियां कहाँ होगी। यह सोचते सोचते ही वह घर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो घर में मिट्टी नहीं थी। घर साफ सुथरा था। यह देखकर उसे हैरत हुई, क्योंकि जिनको घर किराए पर देकर गया था वह भी घर खाली कर गए थे। घर खाली पड़ा था, चाबी अभी भी उसके पास थी। अंदर आकर उसने देखा तो एक कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। वह घबरा गया कि आखिर कौन है उसके घर में, कौन है जो उसके घर में रह रहा है। जब कमरे में आया, दरवाजा खोलकर देखा तो उसके होश उड़कर रह गए थे। उसकी दोनों बेटियां वहां बैठी थी। अपने पिता को देखकर भाग कर आई और अपने पिता के गले लग गई। आशीष उन्हें सीने से लगाकर रोने लगा, कहने लगा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई, कौन लाया तुम लोगों को यहाँ। मैंने तुम लोगों को सिंगापुर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन उसकी बेटियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह पूछने लगा, बताओ किसके साथ आई हो यहाँ पर। वह आशीष के पीछे की ओर देखने लगी। जैसे ही आशीष ने पीछे पलट कर देखा तो होश उड़कर रह गए। माधुरी खड़ी रो रही थी। उसने नजरें चुराई, पूछने लगा, तुम मेरी बेटियों को यहाँ लेकर आई हो। कहने लगी, हाँ। वह कहने लगा, क्या करने आई हो यहाँ पर। तुम्हें तो आजादी चाहिए थी, वह तुम्हें मिल गई। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए थी, वह भी मिल गई। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कहना था कि माधुरी फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत गलत किया। लूसी के कहने पर मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली। पहले तो वह मुझसे कसीनो में जुआ खिलवाती थी रही, लेकिन जब मैं हारने लगी और उसका पैसा डूबने लगा तो फिर वह मुझे बुरा भला कहने लगी, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं कई दिन वहां काम के लिए भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। यह कहकर वह रोने लगी, कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी कदर नहीं की थी, इसलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। अपनी बेटियों को लेकर मैं वापस आ गई कि कहीं मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। आशीष कहने लगा, मैं भी तुमसे यही कह रहा था, बस तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम्हें अकल आई है, तो तुम्हारी इस अकल का क्या फायदा। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मेरे लिए तुम पराई हो गई हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वह हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी, मैं कहाँ जाऊं, भगवान के लिए कोई रास्ता निकालो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। आशीष ने ऊपर का पोर्शन बनवाया जहां बस एक कमरा था। कहने लगा, तुम यहाँ रह सकती हो, जब तक मैं घर पर ना हूँ तब तक तुम नीचे बच्चियों के पास आ जाया करना, लेकिन मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। दुनिया के सामने वह आज भी पति पत्नी थे, लेकिन सच्चाई में वह एक दूसरे के लिए अजनबी थे। आशीष ने कभी उसे देखने की भी कोशिश नहीं की थी। उसकी बेटियां जानती थी कि सच क्या है और क्या नहीं, इसलिए जैसे ही बड़ी हुई अपनी माँ से नफरत करने लगी। दोनों बेटियों की शादी करने के बाद आशीष ऑस्ट्रेलिया चला गया, ताकि उसे अकेले माधुरी के साथ रहना ना पड़े।
डिवोर्स लेने के बाद भी उसे घर का खर्चा नियमित रूप से भेजता रहा था। और माधुरी रोती रहती थी कि उसने अपने स्वर्ग जैसे घर को खुद ही अपने हाथों से उजाड़ दिया था। यह उम्र थी कि दोनों पति पत्नी आपस में बैठे एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का दुख दर्द समझते और सुनते। लेकिन आशीष परदेश हो देशी हो का होकर रह गया था। बेटियां माँ से महीनों मिलने नहीं आती थी, कहती थी आपने अपनी आजादी के लिए हमारे पापा को छोड़ दिया, उन्हें जेल में भेजा, हमारे दिल में आपकी कोई इज्जत नहीं है। यह थी वो आजादी जिसकी इच्छा पता नहीं कितनी औरतें करती है और फिर उन्हें यह सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।